हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल देख ही चुके हैं, आज हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पाओगे, पहला क्वेश्चन है इंग्लिश टर्म साथ में देखते हैं ना, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और आप खुद से भी जज कर पाना और वीडियो पोज करके आप खुद के आंसर लगाते जाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षा होनी चाहिए, यानी जो साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं वो शुड भी, यार कैसे होनी चाहिए। पहला है लंबा एवं पेचीदा। पेचीदा ना होगा, ये पेचीदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंग्लिश देखिए इसकी, सॉरी ये ऐसे लिखा जाएगा पेचीदा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, तो इसका मतलब होता है लंबा एवं पेचीदा। ठीक है, तो दूसरा है स्पष्ट एवं छोटा होना चाहिए। तीसरा है विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन छोटा एवं सरल होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी जानते होंगे जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं वो विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यापकता, ये क्या होती है? ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण ही होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा विकल्प व्यक्ति अध्ययन का हिस्सा नहीं है। यानी जो आपने केस स्टडी पढ़ी होगी तो वो केस स्टडी का एक हिस्सा नहीं है, वो चूज करना है। पहला ऑप्शन है व्यवहार का स्वाभाविक निरीक्षण करना। निरीक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना किसी का, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं स्वाभाविक। मनोवैज्ञानिक मापन भी कर सकते हैं, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, एप्टीट्यूड का हो सकता है, एटीट्यूड हो, बहुत सारे परीक्षण हो सकते हैं मनोवैज्ञानिक, यानी मापन भी कर सकते हैं। ठीक, फिर है परिणामों का सामान्यीकरण करना। यानी ये हो गया कि मान लीजिए आपने किसी बच्चे पर प्रयोग किया तो उसकी जो समस्याएं थी, तो ये निश्चित नहीं है कि वो दूसरे भी बालक की इसी प्रकार की हों, तो हम कह सकते हैं परिणामों का हम सामान्यीकरण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी 4 नंबर ऑप्शन देखें, अन्य स्रोतों से सूचना एकत्र करना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी हम ये दूसरों से या दूसरे स्रोतों से भी हम सूचना एकत्र कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। एक जानकारी लेके बता दूं, आपने पढ़ रखा होगा एक्शन रिसर्च, यानी कह सकते हैं एक्शन रिसर्च को क्रियात्मक अनुसंधान। वहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, वहाँ पे हम भी ऐसा ही वहाँ पे करते हैं, यानी किसी बच्चे की समस्या है तो उसका निदान करके उपचार करेंगे। तो निदान करके उपचार करेंगे तो आपने देखा होगा, तो वो बच्चे की जो समस्या है वो निश्चित नहीं है दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की समस्या सेम हो, तो हम वहाँ पे भी परिणाम को हम सामान्यीकरण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कोरिलेट करके बताया, ये भी उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कह सकते हैं हम परिणाम को सामान्यीकरण नहीं कर सकते। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, आप कहोगे कि बाकी क्वेश्चन कहा गए कि वो रीट लेवल के नहीं थे या सिलेबस के नहीं थे, इस वजह से नहीं किया। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है एक आंटी। देखो एक आंटी का इंग्लिश देखो, आइडेंटिकल ट्विंस आर, यानी जो जुड़वे बच्चे होते हैं तो उसके बारे में पूछा है आपसे। क्या पूछा है कि जुड़वा बच्चे होते हैं कभी भी समान लिंग के नहीं होते हैं, प्राय समान लिंग के होते हैं, हमेशा समान लिंग के होते हैं, ये यह गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। देखा जाए तो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये ध्यान दिया होता है, ये वंदना जादव मैम ने भी कराया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होता है ये हमेशा समान लिंग के होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑलवेज ऑफ द सेम सेक्स, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि या तो ये मेल होंगे, यानी मेल का मतलब यानी ये बच्चे हैं, या तो ये मेल होंगे या ये फीमेल होंगे। ठीक है, होंगे साथ में एक ही, यानी 2 फीमेल हो सकते हैं और 2 मेल हो सकते हैं, ऐसे होंगे जुड़वा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, चलो इंग्लिश देख लो, इसी की क्या है, ये कह रहा है कि आकार प्रक्षेपण के सामान्य नियम जिसे प्रेगनांज का प्रतिपादन किया था, ये पूछा है आपने, यानी जो सामान्य नियम है प्रेगनांज का प्रतिपादन किसने किया था? जैसे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने, कार्यवादियों ने, या व्यवहारवादियों ने, या संरचनावादियों ने। तो फैक्ट के तौर पे याद रखना, आपने चिंपैंजी पर प्रयोग देखे होंगे गेस्टाल्टवाद के, तो ये आपके समग्राकृति या पूर्णाकार का सिद्धांत भी कहा जाता है गेस्टाल्टवादियों का, तो ये उसी से संबंधित एक था सामान्य प्रेगनांज। ठीक है, इन्होंने ही प्रयोग किया था, आपको नई जानकारी मिली होगी तो ये ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित है? ये आपके गेस्टाल्टवादियों से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हम एक समचतुर्भुज को समचतुर्भुज के रूप में ही प्रत्यक्षण करते हैं। प्रत्यक्षण का मतलब परसेप्शन से होता है, आप किस नज़रिए से सामने वाले को देखते हो। ठीक है, वे चाहे किसी भी स्थिति में हो, यह प्रत्यक्षीकरण स्थिरता किससे संबंधित है? यानी आप समचतुर्भुज को देख रहे हैं और उसे समचतुर्भुज के ही रूप में प्रत्यक्षण कर रहे हैं, तो आपसे पूछ रहा है ये क्या है, ये आकार देख रहे हैं आप, यानी आकार से है या गहराई से है या ऊंचाई से या रूप से संबंधित है। तो आप समचतुर्भुज को समचतुर्भुज के ही रूप में देख रहे हैं ना, या उसका परसेप्शन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे उसके रूप से ही हम देख रहे हैं, यानी जैसा वो है वैसा ही हम देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा शेप से संबंध, यानी रूप से। इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है
कि प्रोग्राम्ड निर्देशन का आधार क्या है, यानी जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी ये किस सिद्धांत पर आधारित है। आपने सुना होगा अभिक्रमित अनुदेशन, ऐसे कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है या किस सिद्धांत पर आधारित है, जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर, जिसे ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी बोलते हैं, या पावलव कंडीशनिंग थ्योरी, या पावलर का जो अनुबंधन का सिद्धांत है उससे संबंधित है, या शाब्दिक अधिगम वर्बल लर्निंग जो आपके जैन और ब्रूनर के जो सीखने के 8 सोपान बताए थे उससे संबंधित है, या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना यानी इनसाइटफुल थ्योरी जिसे गेस्टोलवादी थ्योरी बोलते हैं, तो उससे संबंधित है। तो हम जानते हैं ये क्रिया प्रस्तुत अनुबंध से संबंधित है, जिसमें आपने सुना होगा या अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार होते हैं, ये स्किनर से संबंधित है, ठीक है। तो उन्होंने दिया था रेखीय, तो स्किनर से संबंधित था, शाकीय ये आपके नॉर्मल एवं क्राउड से संबंधित था, अवरोही आरोही, ठीक है। ये आपके कितने प्रकार थे, 3 थे मुख्य देखा जाए तो। इसके बहुत सी बुकों में 4 भी दे रखे हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार देख लें। रीट में तो मोस्टली एक रेखीय कह सकते हैं, रेखीय पूछा है, और शाकीय, ये दोनों ही अभी तक पूछे हैं रीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने देखा वो 2016 में ये क्वेश्चन बना था कि जो शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन है वो किसने दिया था, ठीक है। तो उसमें नॉर्मल क्राउडर नहीं दिया था, ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अन्वेषण प्रणाली समस्या समाधान के लिए निर्भर करती है, किस पर करती है, जैसे चित्त प्रकृति पर, यानी जिसे हम टेम्परामेंट बोलते हैं। दूसरी है गत अनुभव यानी पास्ट एक्सपीरियंस पर, या वर्तमान अनुभव यानी प्रेजेंट एक्सपीरियंस पर, या भविष्य के अनुभव जिसे बोलते हैं फ्यूचर एक्सपीरियंस। तो हमें पूछा अन्वेषण प्रणाली, जिसे हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। तो जो ह्यूरिस्टिक विधि की जो स्ट्रेटजी होती है वो समस्या समाधान के लिए निर्भर करती है, तो हम कहेंगे वो आपके पास्ट यानी एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगी, यानी गत अनुभव पर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, फंक्शनल फिक्स्डनेस इज इम्पोर्टेंट फैक्टर इन, यानी जो कार्यात्मक स्थिरता एक महत्वपूर्ण कारक होगी, वो चिंतन में हुई, मन की कल्पना में हुई, समस्या समाधान में हुई, या दवा सपना हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये समस्या समाधान में होगी क्या, कार्यात्मक स्थिरता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाई, यानी जो अभिप्रेरणा के जो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, यानी ये ऐसे कह सकते हैं जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, वो किसके द्वारा दी गई, राइट मैस्लो या मास्लो कर दिया यहाँ पे, पांडुरा जैसे बेंडुरा कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे जब इंग्लिश ट्रांसलेट हिंदी में की जाती है तो हो जाती करती है, यहाँ पे चैपरिन दे रखा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांडुरा, ठीक है। जहाँ बेंडुरा दे रखा है इसे इसका राइट देखा जाए तो इसका शुद्ध उच्चारण होता है बांडुरा बोलते हैं, जैसा कि इंग्लिश में दे रखा है यहाँ पे बेंडुरा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत बांडुरा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जब प्रेरणा व्यक्ति के बाहरी उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है तो उसे कहते हैं, यानी जो आपकी प्रेरणा है या जो मोटिवेट है आपका, जो व्यक्ति के बाहरी उद्देश्य से निर्देशित होता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, भाई अभिप्रेरणा ही कहेंगे, ठीक है। अगर आंतरिक रूप से होती है तो आंतरिक अभिप्रेरणा बोल देते हैं, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके व्यक्तित्व से संबंधित है। आपने ये व्यक्तित्व पढ़ते हैं तो ये परिभाषा जरूर पढ़ते होंगे, ठीक। ये कह रहा है किसी व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्र, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्रों का एक गत्यात्मक संगठन होता है, ठीक है, जो उसका वातावरण के या कह सकते हैं जो उसका वातावरण के साथ एक विशिष्ट समायोजन निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसने दी थी, ये आपके जीवी या GW ऑलपोर्ट से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। ये क्या कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसे हम कह सकते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी बोलते हैं, जो सेकंड ब्राइड से संबंधित है, के अनुसार स्लिप ऑफ टंग, जिसे या कह सकते हैं बोलने में जो गलती का होना, मुख्य कारण किसका होता है, चेतन भाग का, या अवचेतन का, या अर्धचेतन का, या वाणी की क्षति। तो हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड से होती है ये बातें, तो हम कहेंगे अवचेतन से होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, जब हम बहुद्वंद की बात करते हैं तो हम प्राय हमारा अभिप्राय होता है, यानी बहुद्वंद का मतलब यहाँ पे होगा, जैसे पर्याय, ऑप्शन देख लेते हैं, पर्याय पर्याय द्वंद होगा। इसी तो हम देखा जाए तो हम बोलेंगे अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी हम कह सकते हैं दोनों ही परिस्थितियाँ आपके अनुकूलित नहीं है। दूसरा है उपागम परिहार द्वंद, इसमें एक तो परिस्थिति कह सकते हैं आपके अनुकूलित है, दूसरी आपके अनुकूलित नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है द्वि उपागम पर्याय द्वंद, जिसे बोलता है डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ये कह रहा है कि बहुद्वंद यानी आपको एक से अधिक द्वंद है तो उसके लिए यूज किया जाएगा द्वि उपागम पर्याय द्वंद। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर, ठीक है।
बाकी देखा जाए तो उपागम उपागम, तो ये आपका हो जाता है अप्रोच चैप्टर कॉम्प्लेक्ट, कह सकते हैं दोनों ही चीज़ें आपके अनुकूलित हैं, ठीक है। और इनका मतलब होता है पहले ऑप्शन का दोनों ही आपके विपरीत है या अनुकूलित नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि एक प्लस एक माइनस, इसका मतलब समझे तो दोनों माइनस माइनस, इसका मतलब समझे तो दोनों प्लस प्लस, ठीक है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा जब आप डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं यानी रक्षा युक्तियाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा ये कुट लेविन ने बांटी थी। कुट लेविन ये यानी हम ऐसे बोल सकते हैं संवेगात्मक द्वंद्व होता है ना, उससे उत्पन्न होने वाली जो परिस्थिति के अनुसार ये वर्णन किया था किसने, कोट लेविन ने, ठीक है। तो ये रीड 2018 में इस टाइप का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि अभिवृत्ति मापन की समान दिखने वाले अंतरालों की विधि की संरचना किसने की थी, या न्यूकॉम, लिकट, बॉगडर्स, या कह सकते हैं थर्स्टन। इंग्लिश देखो ये लिख रखी है थर्स्टन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्स्टन। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 25 के अधिगम एवं पुनर्बलन के सिद्धांत के अनुसार अभिवृत्ति क्या चीज़ है, यानी जो आपका एटीट्यूड एज है। तो एटीट्यूड क्या है, उद्दीपन के प्रति अनअर्जित अनअर्जित प्रतिक्रिया है, जिसे बोलते हैं अनलर्न रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेटिंग, या हम रिवार्ड पुरस्कार बोलेंगे या दंड बोलेंगे, या उद्दीपक के प्रति अर्जित प्रतिक्रिया। तो हम इसका राइट आंसर लगाएंगे लर्न रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेटिंग, यानी हम कह सकते हैं कि उद्दीपक की प्रति अर्जित प्रतिक्रिया होती है वो आपके एक अभिवृत्ति में आ जाएगी जहाँ पर अधिगम एवं पुनर्वलन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना अगर बात करें पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था तो ये आपके क्लार्क हल हो जाएगा राइट आंसर। अगर बात करें कि इस पर जोर या फेमस किसने किया था वो आपके हो जाएंगे स्किनर। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी यहाँ पे देखा होगा आपने कि स्किनर को राइट आंसर मान लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या तरीका, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 26। देखो ये क्वेश्चन कह सकते हैं जब एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो वहाँ पे दे रखा है ये मस्तिष्क से संबंधित है कि शाखाएं होती हैं, तो ये शाखाएं को मतलब होता है डेंड्रॉइन्स से होता है। तो ये आपके सेल बॉडी होती है, यानी मैं आपको चित्र बना के दिखा पाऊँ एक सेकंड, ऐसे करके होता है। तो देखो मैं आप जानकारी के थोड़ा जानकारी दे दूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लगे होते हैं आपको बताऊँ पाऊँ, देखो ये यहाँ पे होता है डेंड्रॉइन्स, ठीक है, ये डेंड्रॉइन्स होते हैं, डेंड्रॉइन्स, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें आती हैं न्यूरॉन के द्वारा जो ग्रहण की जाती हैं, जो भी आपके संवेग संबंधित कह सकते हैं या नर्वस सिस्टम में जो भी चीज़ें आती हैं वो इसी में आती है, किस में आती हैं, आपकी शाखाओं में डेंड्रॉइन्स में आती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो इसे शेयर बॉडी बोलते हैं, ठीक है, इसी में आपके साइटोन पाए जाते हैं, ठीक है। इसे माइलिन की सेतु बोलते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे या यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्सोन पाया जाता है, ठीक है। और ये आपके सिनेप्स पाए जाते हैं लास्ट में यहाँ पे, ठीक है। जो भी संवेदनाएं आती हैं वो इसी से टच होकर आती हैं जो आपके मस्तिष्क तक आ पाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो यही ऑप्शन हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है कि आकृति रेखा निर्धारित करती है आपकी संवेदनाएं, दूरी, चमकीलापन, आकार। तो जब आप आकृति की बात कर रहे हो उसका निर्धारण कर रहे हो तो ये आपके शेप से संबंधित हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि एल्गोरिदम का नियम क्या है, जो आपने मैथ में देखा होगा एल्गोरिदम, ठीक है। ये सृजनात्मक चिंतन से संबंधित है, समस्या समाधान से, अन्वेषण से, या संप्रत्यय निर्माण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये समस्या समाधान से संबंधित होता है एल्गोरिदम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 30, द स्टडी ऑफ वर्ड एंड कॉन्सेप्ट मीनिंग इन यूएस, यानी ये कह रहा है कि शब्द एवं संप्रत्यय के अर्थ के अध्ययन को क्या कहते हैं, वाक्य विन्यास, जिसे सिंटैक्स बोलते हैं, अर्थ यानी सेमेंटिक्स बोलते हैं, उपलक्षण जिसे हम डेमोन्स्ट्रेशनल मीनिंग बोलते हैं, या हम कह सकते हैं अर्थ जिसे बोल सकते हैं कोनोटेटिव मीनिंग। तो इसका देखा जाए तो देखो ऑप्शन दोनों एक जैसे रखती है लेकिन इंग्लिश अलग अलग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सेमेंटिक्स होता है यानी इसका मतलब होता है शब्द एवं संप्रत्यय के अर्थ के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। तो और 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिवृत्तियाँ जिसे हम एटीट्यूड्स बोलते हैं होती हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं, ये या ऑप्शन दे रखे हैं इनमें आपको बताना है या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, जैसे कि परसेप्चुअल कंपोनेंट्स यानी हम किसी का प्रत्यक्षण करते हैं उससे संबंधित, या आपके बिहेवियर कंपोनेंट्स यानी व्यवहारिक घटक से संबंधित है, या अंतर्राष्ट्रीय घटक से संबंधित है, या मुख्य घटक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक घटक, यानी ऐसे कह सकते हैं जो हमारे एटीट्यूड से यानी अभिवृत्तियाँ होती हैं वो संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहारिक घटक से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है कि जो बेसलर बुद्धि परीक्षण को आप किस श्रेणी में रखेंगे,
ठीक है। जैसे कि शाब्दिक में रखेंगे या क्रियात्मक में या अशाब्दिक में या शाब्दिक एवं क्रियात्मक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम रखेंगे इसे वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, यानी क्रियात्मक बोलते हैं जैसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी शाब्दिक एवं जो परफॉर्मेंस टेस्ट होता है या उपलब्धि परीक्षण होता है, तो या निष्पादन परीक्षण बोल देते हैं, तो वो इससे संबंधित होता है। ये इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि बुद्धि लब्धि के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते होंगे बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये टर्मन का सूत्र है जो 1916 में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37 नंबर। ये कह रहा है कि विषय आत्मबोध परीक्षण जिसे TAT बोलते हैं, थेमेटिक एप्रेसेप्शन टेस्ट टेट इज मेड बाई, यानी किसने बनाया था या निर्माण किया था। तो ये हेनरी एवं मुर्रे ने, बुरे लग रखा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लेते हैं। TC मॉर्गन ने या हेनरी मुर्रे और CT मॉर्गन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, हेनरी और CT मॉर्गन ने। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब दिया था ये टेट? 1935 में। ये किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, जो सेकंड ग्रेड 2018 में पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रेरक गौण है। गौण का मतलब होता है दूसरा, दूसरे का मतलब ऐसे कह सकते हैं आपको, एक तो इनबॉर्न होता है और एक होता है आपका एक्वार्ड यानी अर्जित, तो ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है। पहले है उत्सुकता, दूसरा है धन की इच्छा, तीसरा है शारीरिक संपर्क, चौथा है प्यास। ठीक है। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है गौण, यानी कह सकते हैं सेकेंडरी बताना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन की इच्छा, यानी जो धन की इच्छा है वो आपकी सेकेंडरी हो जाएगी, यानी कह सकते हैं हम जो सेकेंडरी मोटिव है वो आपका धन की इच्छा हो गई, प्रशंसा की हो गई, और बहुत सारी हैं जैसे प्यास है ये तो आपकी इनबॉर्न हो जाएगी, शारीरिक संपर्क इनबॉर्न हो जाएंगे, उत्सुकता भी इनबॉर्न हो जाएगी आपकी, यानी जन्मजात बोल सकते हैं, या कह सकते हैं ये प्राथमिक गुण होते हैं, वो सॉरी प्राथमिक मोटिव होते हैं। ठीक है। तो धन की इच्छा, विश्वास, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये आपकी अर्जित से संबंधित हो जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर कि बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो ये परिभाषा आपकी हो जाएगी, जैसे कि ऑप्शन दे रखे थे वेल्स, एक सेकंड, वेल्स, दूसरा ऑप्शन है विलियम स्टर्न, गैरेट या मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम स्टर्न की ये परिभाषा है कि बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है, ये विलियम स्टर्न से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि बुद्धि परीक्षण को बैटरी क्यों कहते हैं, यानी आपने देखा हो बैटरी परीक्षण। ठीक है। तो ये क्यों कहते हैं इसे? तो ऑप्शन नंबर पहला था क्योंकि यह निष्पादन परीक्षण है, दूसरा ऑप्शन है क्योंकि उसमें अनेक उप परीक्षण होते हैं, तीसरा ऑप्शन है क्योंकि उसमें अन्य परीक्षणों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, 4 नंबर ऑप्शन है क्योंकि उसका निर्माण किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसमें अनेक उप परीक्षण होते हैं। ठीक है। यानी जो बैटरी परीक्षण है तो ये इसमें क्या होते हैं, अनेक उप परीक्षण होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि बुद्धि परीक्षण को बैटरी इसलिए कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जानकारी और दे दें, ये दिया किसने था बुद्धि का बैटरी परीक्षण? ये आपका दिया था भाटिया ने। ठीक है। इसे भाटिया बैटरी परीक्षण भी बोल देते हैं, भाटिया बैटरी परीक्षण। इसे ये क्या होता है, ये होता है या तो ये व्यक्तिगत होगा, ठीक है, या फिर इसे हम शाब्दिक बोल सकते हैं, सॉरी अशाब्दिक और गतिक होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका है 41 का फैंटासी इज ए टाइप ऑफ, यानी जिसे बोलते हैं स्वयं कल्पना एक प्रकार का है, अविचारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, मूल्यांकन चिंतन या स्वलीन चिंतन। तो इसे हम ऑटिज्म थिंकिंग को बोलेंगे, यानी ऑटिज्म जो फंटाइसी होती है ये ऑटिज्म थिंकिंग से संबंधित होती है, यानी स्वलीन अपने आप में मस्त रहने वाले और जो पूरी कल्पनाएं करते हैं उनसे संबंधित हो जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान होता है, यानी आपकी आवृत्ति होगी जिसे फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, विभेदन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, या आपकी उत्तेजना स्टिमुलेट होगा, या जर्नलाइजेशन यानी सामान्यकरण होगा, जर्नलाइजेशन बोलते हैं जिसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजना होगी, यानी स्टिमुलेट होगा आपको, तो वो आपके कह सकते हैं प्रथम सोपान होगा अनुबंधन। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि सिगमंड फ्राइड ने विस्मरण की व्याख्या किस सिद्धांत के द्वारा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली देखो तो इसका तो देखते ही बन जाएगा, ये दमन का सिद्धांत होता है जिसे रिप्रेशन थ्योरी बोलते हैं, वो इसी से संबंधित है। क्या? विस्मरण, जो हम भूल जाते हैं ना,
कुछ चीज़ें, तो वो आपके दमन सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46, व्यक्तित्व का स्याही डब्बा परीक्षण किसने विकसित किया था, यानी जो प्रोपाउंडर होते हैं यानी किसने दिया था, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो ये कह सकते हैं स्याही डब्बा जैसे बोलते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट परीक्षण, तो इंक ब्लॉक टेस्ट परीक्षण दिया था हरमन एवं रोसा ने। तो ये 1921 में दिया था, आपको ध्यान हो। ठीक है, 10 कार्ड हुआ करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 49 है कि मुलर लायम भ्रम क्या होता है। जैसे मुलर लायम इल्यूशन बोलते हैं, ये किससे संबंधित होता है, जैसे अंक गणित भ्रम से, ज्यामिति भ्रम से, या भौगोलिक भ्रम से, या मानसिक भ्रम से। जिनको किसी ज्यामिति को लेकर भ्रम हो जाता है, ठीक है, या वो चिंत्र हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ज्यामिति भ्रम से संबंधित हो जाता है, यानी मुलर लायम भ्रम है वो आपके ज्यामिति भ्रम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका कि अधिकतर शिशुओं के बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं, किसका करते हैं, बुद्धि का। यानी आपको क्वेश्चन ये पूछा था कि मोस्ट ऑफ द जो इन्फेंट इंटेलिजेंस टेस्ट आर मीन टू मेच्योर, यानी अधिकतर शिशुओं के बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं बुद्धि के द्वारा, संवेदी प्रेरक के द्वारा, या प्रत्यक्षीकरण योग्यता या सृजनात्मक योग्यताओं। अगर हम शिशुओं की बात करते हैं तो हम सेंसरी मोटर स्किल को अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि वही आपकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं 5। ठीक है, तो वो ज्ञानेंद्रियों के थ्रू ज़्यादा बच्चा सीखता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इन्हीं के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं या बुद्धियों के परीक्षण का मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखा जाए, देखो इनमें क्वेश्चन मैं रीड के अकॉर्डिंग कराएं। ठीक है, किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।